आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है हमारा क्लास 11 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1, ठीक है, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। यानी हम बात कर रहे हैं राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बारे में, जो कि हमारा बेस्ड है न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग, यानी सेशन 2020 और 21 के लिए। वैसे तो मैंने इस लेसन का इंट्रोडक्शन पार्ट पहले ही बता दिया था कि इस लेसन के अंदर आपको क्या पढ़ना है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है, आप कहीं से भी लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम करने वाले मेसोपोटामिया के बारे में, जो कि इस लेसन की मेन थीम है। आइए शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। एक बार आप अपने सिलेबस पे भी नजर मार लीजिएगा। क्लास 11 की हिस्ट्री में आपके टोटल 11 चैप्टर होते हैं, लेकिन एज पर द न्यू सीबीएसई रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 8 ही चैप्टर करने हैं। 3 चैप्टर आपके डिलीट है, पहला, 5वां और 8वां। और आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो 2nd चैप्टर कर रहे हैं लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट का 2nd चैप्टर है, ठीक है। तो ये आप अपने स्क्रीन पे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी देख सकते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन का अलग से एक पार्ट इसलिए बनाया था ताकि मैं उसके अंदर हर वो चीज़ बता सकूं जो आपको इस लेसन के अंदर पढ़नी है। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, हम अपने मेन थीम के ऊपर चलेंगे। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आई बटन में लिंक है इस लेसन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसके अंदर और भी जानकारी दी गई है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो देखिएगा, तभी आप इस लेसन के बारे में जानिएगा, क्योंकि यहाँ से हम मेन थीम के बारे में पढ़ रहे हैं। आज के इस लेसन के पार्ट में जो हमारी मेन थीम है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित ही है। मेसोपोटामिया सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। देखिए, जब तक हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तो मेसोपोटामिया सभ्यता को विश्व की प्राचीन सभ्यता माना जाता था। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम दे दिया, जो कि आप क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानोगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको मेसोपोटामिया के बारे में जानना है। देखिए, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, नाम ही काफी आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी सुना होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही है जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना होगा। तो देखिए, मेसोपोटामिया जो है वह एक यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मेसोस, जिसका अर्थ होता है मध्य यानी मिड। दूसरा है पोटेमोस, पोटेमोस यानी कि नदी से। तो इस प्रकार जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो है जल के मध्य वाला क्षेत्र। तो मेसोपोटामिया जो है वो आज के टाइम में यानी प्रेजेंट टाइम में इराक के दजला और फरात, 2 नदियों के नाम है इराक में, दजला और फरात के बीच का एक क्षेत्र है। तो ये आप अपनी मैप पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सर्कल करके दिखा देता हूँ। तो ये रही आपकी दजला नदी और इसी के साथ में आपकी फरात नदी। तो यहीं पे हमारा इराक है। और साथ ही आपको कुछ और भी जगह दिख रही होगी, जैसे मारी हो गया, बेबीलेन हो गया, उरुक हो गया, उरू हो गया। तो इनके बारे में भी इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपके लिए ये जानना काफी जरूरी है। तो आई होप कि आप मेसोपोटामिया के अर्थ के बारे में तो अच्छे तरीके से समझ ही चुके होंगे। आगे हम ये जानेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता की जो खोज है वो किस प्रकार हुई थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के माइंड में यही चीज आती है सबसे पहले कि जो सभ्यता है उसकी खोज हुई तो हुई किस प्रकार। तो देखिए, जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उसकी खोज को पुरातात्विकों ने 1840 के दशक में, दशक मतलब 10 साल होता है, तो 1840 के दशक में शुरू किया था। तो जब ये शुरुआत हुई थी ना इस सभ्यता की खोज की, तो शुरुआत में 2 नगर ऐसे थे, पहला है उरुक, दूसरा है मारी। तो यहाँ पे उत्खनन का काम चल रहा था। भारत में किसी भी स्थल में इतने लंबे तक खुदाई नहीं हुई है। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि कितने लंबे समय से इस सभ्यता के बारे में खोज चल ही रही थी पुरातात्विकों के द्वारा। देखिए, इन खुदाइयों से क्या होता है कि आज जो हम ना इतिहास के स्रोत जो होते हैं उसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में हम इमारतों से, मूर्तियों से, आभूषण, कब्र, औजार, मुद्राएं, यही नहीं बल्कि बहुत सारे लिखित दस्तावेज का भी हम अध्ययन कर पाते हैं। तो देखिए, उदाहरण के तौर पे बाइबल के प्रथम भाग में, तो बाइबल क्या है, जो कि क्रिश्चियनिटी यानी कि जो ईसाइयों की धार्मिक ग्रंथ होती है, ठीक है। तो बाइबल के प्रथम भाग में ओल्ड टेस्टामेंट, तो आपको ये नाम याद रखना जरूरी है, जिसका नाम है ओल्ड टेस्टामेंट। तो इसमें क्या था कि बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार यानी कि सुमेर का उल्लेख किया गया। अब सुमेर क्या है वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। इसका तात्पर्य है कि सुमेर ईंटों से बने शहर की भूमि है। तो इस प्रकार क्या था कि यूरोप के यात्री क्या थे, वह मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। और जब इस क्षेत्र में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के सत्य को सिद्ध करने का भी प्रयास किया गया। तो ये चीजें तो होनी ही थी जब यूरोप यात्री यहाँ पर आए मेसोपोटामिया में, क्योंकि ये खोज कर रहे थे। तो ये ऐसा मान रहे थे कि ये जो सभ्यता है वह हमारी ही सभ्यता है, एक तरीके से अपना अधिकार लेना चाह रहे थे। तो 19वीं सदी के मध्य मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। आगे क्या हुआ
सन 1873 में ब्रिटिश समाचार ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए अभियान का खर्चा उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका होती है, टेबल की खोज की जाने लगी जिस पर बाइबल में जल पलावन की कहानी थी। अब बात आती है जल पलावन क्या है। जल पलावन यानी कि फ्लड के बारे में बात चल रही है, सुनामी के बारे में। तो देखिए ये कहानी कुछ इस प्रकार सी थी, काफी छोटी सी है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो बाइबल के अनुसार यह जल पलावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर यानी भगवान ने जल पलावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। नोआ ने क्या किया, एक बहुत ही विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया। और जब जल पलावन हुआ तो बाकी सब तो नष्ट हो गया, पर इस नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसे ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है और इस कहानी के मुख्य पात्र को जीवशूद्र कहा जाता है। तो देखिए इसी कारण ये ऐसा मानते थे कि बाइबल के अंदर जो जल पलावन लिखा हुआ है ना, वह मेसोपोटामिया के एक पात्र में भी देखने को मिलता है, जो कि कहानी इसकी मिलती जुलती है। तो इसलिए वह अपना इसे मानते थे, किसे, मेसोपोटामिया की सभ्यता को। तो लेकिन क्या हुआ कि 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की जो कहानी है ना, वह सत्य नहीं है। लेकिन इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तनों यानी बदलाव के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करते रहे इतिहासकार। तो क्या हुआ कि जब लोगों में ज़्यादा परिकल्पनाएं आने लगी, यानी थिंकिंग अच्छी होने लगी, तो इस प्रकार जो बाइबल की कहानी थी ना, उसकी सच्चाई को प्रमाणित करने का जो कार्य था वो धीरे धीरे पीछे हो गया, यानी कि गौन हो गया, दूसरे नंबर पे आ गया, यानी उसे प्रायोरिटी नहीं दी जाने लगी। तो कुछ इस प्रकार से थी मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज के बारे में, जो कि पुरातात्विकों द्वारा कुछ इस प्रकार की गई थी। तो आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से अब समझ आ चुकी होगी। अब आपके मन में जितने भी डाउट आ रहे हैं कुछ शब्दों से रिलेटेड, वो आपको मेसोपोटामिया के बारे में जब मैं जानकारी बताऊंगा A to Z की इस सभ्यता के अंदर क्या क्या चीजें है, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहीं से हम शुरू करते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता की जानकारियों के बारे में। ये तो हमने जान लिया कि जो इसकी खोज थी वो किस प्रकार की थी। तो इस सभ्यता के अंदर था क्या क्या। तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, जो वर्तमान में इराक में है, तो उसकी अपनी एक शहरी जीवन, विशाल समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल शास्त्र के लिए प्रसिद्ध थी। प्राचीन काल में इस क्षेत्र के सुदूर दक्षिणी भाग को सुमेर कहा जाता था। तो सुमेर नाम याद आया, जो कि जिसका जिक्र मैंने अभी बाइबल में बताया था, जो कि यूरोप शास्त्री मानते थे ऐसा। तो दक्षिणी भाग को सुमेर कहा जाता है, जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता का एक मुख्य केंद्र भी था। बाद में सुमेर के उत्तर पूर्व में स्थित बेबीलोन एवं उसके उत्तर में स्थित असीरिया में मेसोपोटामी सभ्यताओं का संगम है। कहने का मतलब कि मेसोपोटामी जो क्षेत्र है 3 सभ्यताओं, जैसे कि सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और असीरियन की सभ्यता का भी इसके अंदर विकास देखने को मिला है। जो पहली भाषा थी ना, वो सुमेरियन थी। बाद में अक्कदी व अरमाइक भाषा का भी यहाँ पर विकास हुआ और यहाँ तक कि अरमाइक जो भाषा थी उसका प्रयोग तो अशोक के शिलालेख में भी किया गया था। तो ये जानकारी आपको याद रखना जरूरी भी है। आगे क्या बात की जा रही है कि यहाँ जो स्टेपी घास के मैदान है ना, तो स्टेपी घास के मैदान कहने का मतलब कि ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पेड़ तो कम होते हैं लेकिन झाड़ियाँ और घास कुछ ज्यादा मात्रा में होती है। तो इस कारण यहाँ पे पशुपालन जो है वो खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन माना जाता है। तो यहाँ पर कृषि, पशुपालन और व्यापार आजीविका के मुख्य साधन समझे जाते थे। और यहाँ के जो लोग थे ना, यानी कि आयरन का इस्तेमाल करते थे और व्यापार के लिए परिवहन की भी अच्छी व्यवस्था थी। जल मार्गों के द्वारा फरात, तो फरात आप जानते हैं ना, दजला और फरात के बीच में मेसोपोटामिया स्थित है। तो जल मार्गों के द्वारा फरात नदी जो थी वो व्यापार के लिए विश्व मार्ग में काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी, यानी फेमस भी थी। और यहाँ के उरुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष भी मिला है, जो कि सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया है, जिसका नाम है वार का शीर्ष। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी है, जो कि आपकी किताब में इसका जिक्र दे रखा है। यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहता हूँ ताकि आप कुछ ऐसे पॉइंट को भी ऐड कर सको जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में हेल्प कर सके। तो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में हम जानते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग ही थे जिन्होंने शीशे का यानी मिरर का सबसे पहले उपयोग किया था। सुमेर निवासी जो थे, सुमेर सभ्यता आपने जान ही लिया कि ये 3 सभ्यताएं थी, सुमेर होगी, बेबीलोन होगी और असीरियन होगी। तो सुमेर सभ्यता के जो निवासी थे ना, उन्होंने ही सबसे पहले 1 घंटे को 60 मिनट और 1 मिनट को 60 सेकंड में बांटा था। मेसोपोटामिया वासियों ने सबसे पहले 1 दिन को 24 घंटों में बांटा, जो कि आज पूरे वर्ल्ड में
फेमस है, ये आप भी जानते हैं और ये मान्य भी है। सुमेरियन ने ही 30 दिनों का 1 महीना माना था और 12 महीने का 1 साल माना था। और मेसोपोटामिया सभ्यता में जो देवी के मंदिर थे उन्हें जिगुरत कहा जाता था। सुमेरियन में नगरीय जीवन का जो विकास है वह 5000 साल पहले ही हुआ था और सुमेरियन ने सर्वप्रथम लिखित व्यापार के समझौते किए थे, यानी कि कुछ तो डेटा होना चाहिए कि हमने व्यापार किया है। और सुमेर सभ्यता में विश्व के सबसे ज्यादा पुस्तकालय और विद्यालय भी स्थापित किए गए। इसी के साथ सुमेर सभ्यता के निवासियों ने सबसे पहले मेहराब, गुम्बद और स्तंभों का भी प्रयोग किया। तो ये है कुछ अन्य रिसोर्सेज जिसके बारे में आप अपनी मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये प्रोवाइड करा दी। तो ये काफी इजी थी और इंफॉर्मेटिव टाइप ही थी। तो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ भी आ चुकी होगी। इसके बाद हम जानते हैं मेसोपोटामिया के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, यानी कि ज्योग्राफिकल जो इसका एरिया था वो कहाँ तक बटा हुआ था। तो देखिए मेसोपोटामिया यानी वर्तमान में जो इराक में एक विविधता वाला यानी डाइवर्सिटी वाला देश था। तो देखिए इसके बारे में क्या बात की जा रही है। तो इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं और यह मैदान धीरे धीरे पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते जाते हैं। साथ ही यहाँ पर स्वच्छ झरने और जंगली फूल भी पाए जाते हैं और मेसोपोटामिया में अच्छी फसल के लिए यहाँ पर पर्याप्त वर्षा भी होती है। और इसी के साथ इसके उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ पर स्टेपी घास के मैदान है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो स्टेपी घास होते हैं वहाँ पे पेड़ कम होते हैं, झाड़ियाँ और घासें ज्यादा होती है। इस प्रदेश में पशुपालक जो है आजीविका का एक मुख्य साधन माना जाता है और सर्दियों में वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ पर उगने वाली झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती है। पूर्व की अगर बात की जाए यानी ईस्ट की, तो दजला मैंने आपको बता दिया एक मुख्य नदी है मेसोपोटामिया की। तो दजला की सहायक नदियों द्वारा यहाँ पे परिवहन जो है वो भी काफी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। तो इस देश के दक्षिणी भाग जो है वो एक रेगिस्तान से घिरा हुआ है और इस रेगिस्तान में फरात और दजला नदियां बहती है। यह नदियां पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीकी मिट्टी लाती है। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के खेतों में लाया जाता है तब इनके द्वारा जो उपजाऊ मिट्टी आती है वो खेतों में जमा हो जाती है। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बढ़ जाती है और कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ भी आ जाती है। प्राचीन काल में ये जो धाराएं थे वे सिंचाई के नहरों का काम दे देती थी और आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जो मटर या फिर मैसूर की खेती जो होती थी उसकी सिंचाई की जाती थी। इसलिए वर्षा की कमी के बावजूद भी जो दक्षिणी मेसोपोटामिया की जो खेती थी वह पूरे विश्व में यानी प्राचीन टाइम की बात चल रही है वह अधिक उपज देने वाली हुआ करती थी। तो इस कारण जो ये मेसोपोटामिया का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो विश्व भर में अपना नाम कायम करने में काफी सफल भी रहा, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज देखने को मिल जाती थी जिसकी जरूरत होती थी। इसलिए इसे एक विविधता वाला देश माना जाता है मेसोपोटामिया को। तो आई होप कि आप ये इन चीजों के बारे में भी अच्छे से समझ चुकेंगे। तो यही था हमारे इस लेसन का पार्ट 1 का मेन थीम। तो आई होप कि आपको जो चीजें मैंने बताई अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी, जो कि काफी इजी थी और एक तरीके से इंफॉर्मेशन टाइप ही थी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का। तो आप बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा इस लेसन के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।